Yes. में शामिल हो जाओ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है बगीरा? हम तुम्हारी एक ही सेट को यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिर ठीक। ओके जी, कुछ स्टूडेंट्स के कैमरा ऑन है जी, काइंडली चेक करके ना तो अपने कैमरास को ऑफ कर दीजिए। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ जी, ठीक है। और अनम्यूट के भी राइट्स जो हैं वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चैट विंडो में जो है ना वो रिप्लाई कर सकते हैं, वहीं से जो है ना हम देखेंगे जी, ठीक है। बशीर अहमद साहब ने हैंड रेज किया हुआ है जी, क्या कहना चाहते हैं जी आप? जी बशीर साहब कुछ कहना चाहते हैं या हम स्टार्ट करें जी? ओके का मैसेज करेंगे जी सारे स्टूडेंट्स, और इससे मैं समझूंगा कि हम लोग रेडी टू स्टार्ट हैं। ओके, स्क्रीन मेरी शेयर हो गई है और सारा कुछ सेटअप है, तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है। असद, मैंने इस सेशन को फेस यूट्यूब पे लाइव भी किया है, आप वो वाला एड्रेस जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर देंगे और वो वाला चैट में भी शेयर कर देंगे, जो उसका लिंक होगा ना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो वहाँ से उसे देख लेगा। सिर्फ यही वाला सेशन है, बाद में फिर हम इसे ड्राफ्ट में डाल देंगे, ठीक है जी।
ओके जी, इंशाल्लाह जी आज जरूर इसको वाइंड अप करेंगे जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी, तो आज का जो हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं, ये पार्टीशनिंग के बारे में हमने कल देख लिया था कि जब हम डी नॉर्मलाइज करते हैं अपनी डेटाबेस को, तो हम उससे बाज़ औक़ात पार्टीशन कर देते हैं डेटाबेस को। तो वो हॉरिजेंटल हो सकती है और वर्टिकल हो सकती है। और हॉरिजेंटल जो है वो रेंज की बुनियाद पे हो सकती है, हैश एल्गोरिदम की बुनियाद पे हो सकती है, या एक स्पेसिफाइड लिस्ट की बुनियाद पे हो सकती है। वर्टिकल पार्टीशनिंग में हम कॉलम वाइज डिवाइड कर देते हैं अपनी डेटाबेस को, या डाटा टेबल्स जो होते हैं। रेप्लिकेशन में एक इजाफी कॉपी जो है वो डेटाबेस की बनाकर रेप्लिका के तौर पे रख ली जाती है, उसी में इन एंड आउट हो रहा होता है, और वो मेन डेटाबेस जो होती है उसके साथ सिंक हो रही होती है। उसके बाद क्लस्टरिंग फाइल में हम जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं डिफरेंट टेबल्स की रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर, उनको हम इकट्ठा करके तो एक क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो आज हम बात को शुरू करेंगे जी कि जब हमारा ये लॉजिकल डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तो हम डेटाबेस को फिजिकली डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। फिजिकली डिज़ाइन करने से मुराद ये है कि अब आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्वेरीज के ज़रिए या डाटा एसक्यूएल के ज़रिए जो है अब आप अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसे क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए दो किस्म की लैंग्वेजेस हमारे पास यूज़ होती हैं जी। मतलब फिजिकल डिज़ाइन में हम जो एंटिटीज़ बनाई हुई थी अब हम उनको टेबल्स में तब्दील कर देंगे। जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए थे लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर, उनको हम कॉलम्स बना देंगे, और जो हमारे पास डोमेन्स थी हमने वहाँ पे डिफाइन की हुई, वो यहाँ पे डाटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी। ये मैपिंग जो है ये भी आपने अपने जहन में रखनी है कि लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर, डाटाबेस के अंदर, जैसे ईआर डायग्राम को ही आप समझ लें, हमने लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर अपनी डेटाबेस को एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप और डोमेन के हिसाब से डिस्कस किया। आज हमारी एंटिटीज जो हैं वो टेबल बन जाएंगी, एट्रीब्यूट्स जो उस टेबल के कॉलम बन जाएंगे, जो डोमेन डोमेन हम कर रहे थे उससे मुराद ये होगा कि हमारी डाटा टाइप कौन सी है। इसके लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है ये एक आंसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको ऑलमोस्ट तमाम डीबीएमएस जो हैं वो यूज करते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है और चाहे वो जो है वो ओरेकल है। ठीक है जी, कोई भी डेटाबेस होगी तो वो उसको जो है वो यूज करेगी। कोई भी अगर हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज होगा या डीबीएमएस होगा। इसके अंदर हमारे पास ये देखें जी, ओरेकल है, सी बेस है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान में रख लें जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो प्रोग्राम जिसके अंदर हम डेटाबेस को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं, और उसके ऊपर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं। और वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल है, इसी तरह माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट है, एक्सेस है, ये डिफरेंट नेम्स हैं। हमारे पास एसक्यूएल के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों इन सब में एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, जो आंसी के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही होती है, ताकि एप्लीकेशन जो है ना वो आपकी पोर्टेबल हो। आपकी डेटाबेस, आपकी एसक्यूएल एक डेटाबेस के लिए लिखी गई है, एक पर्टिकुलर डीबीएमएस में लिखी गई है, तो वो दूसरे पे भी आपके चल सके। एप्लीकेशन की जो लाइफ है वो थोड़ी लंबी उम्र तक उसे चलाया जा सके, और एक ही वेंडर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो उसकी जो है ना वो कम रहे। जैसे बाज़ औक़ात हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे असेंबली लैंग्वेज है तो उसके डिफरेंट कंपाइलर्स हैं, तो वो डिपेंडेंस उसमें मौजूद रहती है। अगर आप एक मशीन के लिए असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे तो वो दूसरी मशीन के ऊपर नहीं चलेगी। अगर आप एक वेंडर ऑफ हार्डवेयर के लिए असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं, यानी इंटेल आर्किटेक्चर का डिफरेंट है, और जो दूसरे आर्किटेक्चर्स हैं इंटेल के मुकाबले में, जैसे मोटरोला का है, उसके लिए वो डिफरेंट होती है। क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेशन एसक्यूएल, इसमें ये ऑप्शन मौजूद होती है कि अगर आपने माई एसक्यूएल के अंदर अगर हमने बात की है जी, तो माई एसक्यूएल के अंदर भी अगर आपने डेटाबेस बनाई हुई है और बाद में उसको आप एसक्यूएल में लाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा उसके ऊपर जो है ना वो क्वेरीज में चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट सेम होगी, या उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके आप उसे क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेट करवा सकते हैं।
जी फरखंदा, इसके ऊपर हम अब एंड पे बात करेंगे जी, फिलहाल हमें इसको कैरी ऑन करने दें। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, चूंकि ये लास्ट सेशन है, इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। एसक्यूएल जो होता है उसके फॉर्मेट्स क्या हैं? सबसे पहले दो किस्म की लैंग्वेजेस और दो किस्म की कमांड्स होती हैं एसक्यूएल के अंदर। एक हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स होती हैं, दूसरा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स हैं। मसलन आप देखें कि जो कमांड्स मैंने यहाँ पे आपके लिए गूगल किया हुआ है, इस लिंक को मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपके लिए गूगल करके रखा हुआ था। ये देखें जी, DDL कमांड्स की बात करें तो क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, डिलीट, ड्रॉप, रीनेम, ऐसी कमांड्स जिसके जरिए आप डेटाबेस में मौजूद किसी स्ट्रक्चरल चेंज को कैरी आउट करेंगे। यानी आप टेबल को बनाने जा रहे हैं, डेटाबेस को बनाने जा रहे हैं, इंडेक्स को क्रिएट करने जा रहे हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर में, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करने जा रहे हैं, किसी टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं, किसी टेबल को रीनेम कर रहे हैं। ये सारी जो हैं ये स्ट्रक्चरल चेंजेस कहलाती हैं डेटाबेस के अंदर। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की का मतलब है कि हम डाटा की स्पेसिफिकेशन के अंदर जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम कमांड्स जिसके जरिए हम डाटा की स्पेसिफिकेशन में चेंज करते हैं या डाटा को हम डिफाइन करते हैं, ये आपके सामने है। मशहूर जो DDL कमांड है, जब आप कहीं से भी देखेंगे तो अगर कोई मजीद भी होंगी तो वो भी आपको नजर आ जाएंगी। यानी DDL कमांड्स लिख के आप देखेंगे तो आपके पास वो एक लिस्ट ऑफ कमांड्स होनी चाहिए कि ये DDL की कमांड है या DML की कमांड है। ऑन द अदर हैंड DML कमांड्स वो सिंपल कमांड्स हैं जिनको हम ज्यादा यूज करते हैं टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए, टेबल में मौजूद पहले से रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए, टेबल में मौजूद रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए, ठीक है जी, टेबल में कंकरेंसी जो होती है उसे लॉक करने के लिए, किसी खास सब प्रोग्राम को या PL प्रोसीजर को या SQL प्रोसीजर को कॉल करने के लिए। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, हम जो डाटा है हमारा उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम कमांड्स जो हैं ये हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जुमरे में आती हैं और ये सारी DML की कमांड्स हमारे पास कहलाएंगी। कुछ जनरल रूल्स हैं डाटा SQL के कि जो कमांड के नाम होते हैं, यानी जो रिजर्व वर्ड होते हैं, हम सारे जानते हैं जी रिजर्व वर्ड्स किसी भी लैंग्वेज के क्या होते हैं। वो वर्ड्स जिनका प्री डिफाइंड एक मीनिंग स्पेसिफाई होता है और उनको हम बतौर वेरिएबल्स के, बतौर आइडेंटिफायर्स के, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स के हम उसको यूज नहीं कर सकते। आप सेलेक्ट और इंसर्ट को कैपिटल लिखेंगे जो भी कमांड का नाम है, लेकिन इससे ये एग्जीक्यूट हो जाती है। साजिद ने सही पॉइंट आउट किया जी, कीवर्ड भी हम इसे कहते हैं। तो इसको रिजर्व वर्ड्स को आमतौर पे हम कैपिटल में लिखते हैं। जहां कहीं भी आपको SQL का कोड लिखा हुआ नजर आएगा आपको ये कैपिटल में नजर आएगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी के जो हमारे पास रूल क्या है, तो रूल यही है कि हम जो हमारे पास कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स होते हैं SQL के वो कैपिटल में लिखते हैं। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स को आमतौर पे हम लोअर केस में मेंशन करते हैं। करली ब्रेसेस अगर लगी हुई हैं यानी वो एंगल ब्रैकेट्स, तो उसका मतलब है कि ये आइटम रिक्वायर्ड है। अगर किसी के सिंटैक्स में आप देखें, और बिल्कुल जाहिरा केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, पहले बता दिया। सेलेक्ट स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, ये नहीं है। लेकिन SQL का एक रूल है कि इट शुड बी इन कैपिटल। ओके, इट डजंट मीन कि आप अगर सेलेक्ट को स्मॉल में लिखेंगे तो उससे क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सही आपने ये पॉइंट रेस कर दिया कि इसका मतलब आपने इसको ये नहीं समझना कि ये एक केस सेंसिटिव है, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। उसके बाद ये मीन चॉइसेस अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है किसी सिंटैक्स में तो इसका मतलब है बार साइन का कि ये चॉइस है, और अगर इस तरह का सिंटैक्स बना हुआ है तो उसका मतलब है कि ये ऐसी आइटम्स हैं जिनको आप, ये सिंटैक्स है, ओवरऑल सिंटैक्स है जिस तरह से आप एक क्वेरी को लिख सकते हैं या लिखी हुई क्वेरी को आप पढ़ सकते हैं या टोकनाइज कर सकते हैं क्वेरी, ठीक है। इसके अंदर डेटाबेस टाइप्स, हर SQL में डेटाबेस की टाइप्स होती हैं, लेकिन ये टाइप बात हो रही है पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर की। तो यकीनी तौर पे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और ओरेकल, इन दो का, और MySQL, इन तीन के आप डाटा टाइप्स को जो है ना वो नजर दौड़ा लेंगे कि जी इनकी मेजर डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर है, कैरेक्टर है, मनी है, और इसी तरह आप देखेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट SQL की है। लेकिन अगर आप मतलब सिंपल एक क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे जी MySQL
डाटा टाइप्स, तो आप देखें जी वो आपको माई एसक्यूएल की डाटा टाइप्स बता देगा, माई एसक्यूएल की डाटा टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। तो इसी तरह 3 की मैं बता रहा हूँ कि ओरेकल मशहूर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल जो है ये वाइडली यूज्ड होता है, और तीसरा जो ओपन सोर्स है जिसको फ्रीली यूज किया जा सकता है वो माई एसक्यूएल है, ठीक है जी। तो माई एसक्यूएल जो है उसको भी आप उसके डाटा टाइप्स को भी देख लेंगे, थोड़ा बहुत जो है वो इनके अंदर जो है ना वो डिफरेंस होगा। जैसे ये देखें जी, न्यूमेरिक, डेट टाइम और स्ट्रिंग टाइम, ये 3 मेजर टाइप्स हैं, यानी 3 किस्म का डाटा जो है वो इसके अंदर स्टोर होता है, या न्यूमेरिक होगा, या डेट टाइम होगा, या स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी हमारे पास ये आगे फिर उन्होंने मजीद उसकी तफसील बता दी है, इंट है, टिनी इंट। तो इस तरह आपके जहन में एक आइडिया होना चाहिए मशहूर जो डीबीएमएस है हमारे पास उनके डाटाबेसेस का, ठीक है, उनकी डाटा टाइप्स का। डाटा टाइप्स के बाद आपको आपके पास आ जाता है ये सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की डाटा टाइप्स जो है ना वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक यूज केस, ये आपके सामने एक एंटिटी डायग्राम है सिंपल, जिसमें प्रोग्राम की एक एंटिटी है, स्टूडेंट की एंटिटी है, और उनके दरमियान ये रिलेशनशिप को शो किए गए हैं। ये आपके पास है लॉजिकल मॉडल ऑफ डेटाबेस, इसे हम लॉजिकल मॉडल कहते हैं। उसके बाद आपने इसको इस तरह से लिख दिया है, ये हमारे पास रिलेशनल डाटा मॉडल है, जिसके अंदर आपने जो नाम है और उनके एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन कर दिया। इसमें जो अंडरलाइन है ये इसकी प्राइमरी की है, और ये जो प्रोग्राम है ये एंटिटी का नाम है, इस तरह करके आपने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप इसमें ये वाला टेबल देखें, इसमें CR कोड और SM नेम दोनों को के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका क्या मतलब है भला, कि ये एक कंपोजिट प्राइमरी की है जो कि 2 फील्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 3 फील्ड्स के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक और कंपोजिट की है जो कि 3 फील्ड्स या 3 एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल होती है, ठीक है जी। तो इस तरह कंपोजिट भी हो सकती है और सिंपल भी हमारे पास की जो है वो हो सकती है जी। ज़ाहिरा अब तो नहीं, अब इसमें ये नहीं है, लेकिन डेटाबेस के आर्किटेक्चर्स को हम फॉलो करेंगे। हमारे पास एक लॉजिकल होता है, एक फिजिकल होता है जी, ठीक है, आर्किटेक्चर, उसके ऊपर हम बात करेंगे जी। मेरा ख्याल है उनको स्कीमास भी बोला जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे जी प्लीज। DDL के जरिए हम जो थ्योरेटिकल चीजें हैं जी, मतलब आपको कोई भी फॉरेन की यहाँ पे लिखी हुई नहीं नजर आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ किसी के अंदर कोई भी डुप्लीकेट की जो है ना आमतौर पे यूज नहीं होती। यहाँ पर आप देख लें ये सेमेस्टर है और ये कोर्सेज ऑफर्ड हैं, तो इसमें आप देखें सेमेस्टर नेम इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो सेमेस्टर नेम है मेरे ख्याल में यहाँ पर ये फॉरेन की के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा होगा। हाँ जी, 3 टायर आर्किटेक्चर होता है, वो मेरे जहन से निकल गया। अगर हमने, मेरे ख्याल में हमने पहले दिन जो है ना वो उसको डिस्कस किया था, ठीक है जी, 3 टायर आर्किटेक्चर को, लेकिन अगर वो नहीं भी क्लियर हुआ तो उसको हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर देखें ये फैक्ट आईडी फैकल्टी की प्राइमरी की है, लेकिन इसको कोर्स ऑफर्ड के टेबल में भी रखा गया, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर बतौर फॉरेन की जो है वो यूज हो रही है, ठीक है जी। DDL के अंदर हम स्कीमा ऑफ द रिलेशन डिफाइन करते हैं। इसका मतलब सिंपल ये है कि हम बताते हैं टेबल का नाम क्या होगा, उसमें कौन से कॉलम होंगे और उसके अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स हम यूज करेंगे। डोमेन और ऑफ एट्रीब्यूट से क्या मुराद है जी, कि हम उसकी डाटा टाइप को मेंशन करेंगे। इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट से मुराद ये है कि ओके जी, हो सकता है वो फिर इसमें शामिल नहीं होगा जिसकी वजह से रह गया होगा। काइंडली प्रोसीड करने दें जी, नहीं भूलते उसको, नहीं जाने देते कहीं पे 3 टायर आर्किटेक्चर को, ठीक है। उसके बाद है जी द सेट ऑफ इंडेसेस, उसके अंदर हम मौजूद करते हैं। इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट से मुराद है प्राइमरी की और फॉरेन की को डिफाइन करना, इंडेक्सेस को डिफाइन करना, सिक्योरिटी ऑथराइजेशन, अगर आप डेटाबेस बनाने जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको डिफाइन करना, ठीक है जी। और इसी तरह फिजिकल स्ट्रक्चर अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, आमतौर पे फिजिकल स्ट्रक्चर को कभी भी डेटाबेस का डिजाइनर या डेटाबेस का प्रोग्रामर डिफाइन नहीं करता। फिजिकल स्ट्रक्चर को आपका DBMS जो है वो खुद कंट्रोल कर रहा होता है। ये एक सैंपल कमांड है जी, अल्टर टेबल की कमांड। तो ये कौन सी कमांड होगी जी, ये DDL की कमांड होगी, क्योंकि इसने टेबल के स्ट्रक्चर को जाके बदलना है
किस लिए यूज होती है? वो कमांड है जो कि बने हुए टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करती है। आप किसी कॉलम को चेंज करना चाहते हैं या किसी तरह भी आप इनको डिफाइन करना चाहते हैं, ये सिंपल कमांड्स हैं। अगर आप समझते हैं कि इन कमांड्स की आपको ज़रूरत है या इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो आप इनको खुद से देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल क्रिएट कमांड डेटाबेस को और टेबल को क्रिएट करने के लिए है, ठीक है। ड्रॉप की कमांड डेटाबेस टेबल को ड्रॉप करने के लिए है। इसी तरह ये सिंपल कमांड्स हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस के हवाले से हैं। हम इंसर्ट कमांड है, सेलेक्ट की कमांड है, अपडेट की है। अब आप सेलेक्ट को अगर देखें तो सेलेक्ट में 3 क्लासेस हम यूज करते हैं। एक सेलेक्ट होती है जिसके बाद हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे कौन कौन से कॉलम होंगे। फिर हमारे पास एक फ्रॉम की क्लास होती है जिसके बाद हम टेबल का नाम मेंशन करते हैं, 1 का या 2 का, जितने में से आपने सेलेक्ट करना होता है। वेयर के बाद हम डाटा को जो है ना वो फिल्टर करने के हिसाब से रोज के ऊपर जो है ना ये चल रही होती है। इसके अलावा इसमें ऑर्डर बाय क्लास को हम यूज कर सकते हैं। ऑर्डर बाय क्लास का मतलब क्या होता है कि जो टेबल रिट्रीव होके आएंगे, याद करो जब हमने रिलेशन को पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर होता है ना वो मैटर नहीं करता। वो इसलिए मैटर नहीं करता कि जब आप रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर रहे होते हैं उस वक्त आप उसके ऊपर किसी भी किस्म का ऑर्डर जो है वो लगा सकते हैं। अब अगर ये मैं यहाँ पे एक छोटी सी इसकी क्वेरी चला के दिखाता हूँ आपको। ये W3 स्कूल है, चूंकि यहाँ पे डाटा भी हमारे पास मौजूद है और इसके अंदर आप देखें जी ऑर्डर बाय क्लास वाली एग्जांपल जो है ना ये हम लगा के देख लेते हैं। ऑर्डर बाय क्लास वाली ये आपके सामने जो चीज हमने बताई थी, याद करो जो टेबल या रिलेशन की खूबियां थी कि ऑर्डर ऑफ कॉलम भी इनसिग्निफिकेंट है और ऑर्डर ऑफ रोज भी इनसिग्निफिकेंट है। आपके टेबल में बनाते वक्त आपने कौन सा कॉलम पहले रख दिया बाद में रख दिया। हाँ, एक ट्रेडिशन यही है कि प्राइमरी की और इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो हम रख लेते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन इनसिग्निफिकेंट है स्टोरेज के हवाले से। और इसको जी नहीं, मैं अपना एसक्यूएल जो है वो रन नहीं कर सकता, उससे मशीन जो है ना वो काफ़ी, मेरे पास इतना डाटा कहाँ पे पड़ा होगा या मेरे पास कौन सी ऐसी एसक्यूएल होगी कि जिसके अंदर इतने टेबल्स होंगे जिसके ऊपर मैं आपको डेमो कमांड्स जो है ना वो चला के दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, आप देखें जी यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ टेबल। यहाँ पे जो ऑर्डर बाई चल रहा है ये देखें, ये कस्टमर का एक टेबल है जिसके ऊपर हमने कमांड लगाई और रन जब करेंगे तो आपको यहाँ पे डाटा नजर आएगा, कस्टमर आईडी, नेम, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, ये सारे। ठीक है, हमने इसको ऑर्डर बाय कंट्री किया तो अब इसकी तरतीब कस्टमर आईडी के हिसाब से नहीं है, बल्कि अगर आप कंट्री वाले कॉलम को देखें तो उसने कंट्री को A to Z जो है ना वो यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप इसकी जगह कोई भी और नाम लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे आप लिख देते हैं कस्टमर नेम, ये हमारे पास कस्टमर नेम का फील्ड है, हम कंट्री की जगह इसको पेस्ट कर देते हैं और अब आप रन स्क्रॉल करेंगे तो रिजल्ट वही है। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक है, चूंकि तमाम रिकॉर्ड्स को कस्टमर्स में से लेके आना है, तो अब आप देखें कि ऑर्डर बाई जो है उसने कस्टमर नेम कर दिया है। ठीक है, अगर किसी जगह पे सेम ऑर्डर आ जाए और आप मेंशन करना चाहते हैं कि जी पहले तुम कस्टमर नेम के हिसाब से देखना, अगर कस्टमर नेम जो है वो किसी का एक जैसा हो तो फिर तुमने ये देखना है कि उनका सिटी जो है वो कौन सा है। ठीक है, फिर उनको सिटी के हिसाब से कर देना। आपने यहाँ पे 2 चीजें मेंशन कर दी, आप इसको रन करोगे तो ये रन हो गई है क्वेरी, और आप इसमें जहां कहीं भी अगर 2 नाम एक जैसे होंगे तो वो सेकंड ऑप्शन उसको हमने दे दिया है तो वो सिटी के हिसाब से फिर वहां पर उनको जो है ना वो ऑर्डर में करेगा। ठीक है जी, तो इस तरह आप अपनी ऑर्डर बाय क्लास को यूज कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को जो है ना वो जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको आप तरतीब देने के लिए। इसलिए कहा गया था कि किसी भी टेबल के अंदर जो है ये जाहिर है चूंकि ये अल्फाबेटिक है, वैल्यूज ही अल्फाबेटिक है तो ये अल्फाबेटिक ही करेगा। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको करना चाहते हैं तो इसके लिए DESC का कीवर्ड होता है। ठीक है जी, DEC का कीवर्ड होता है डिसेंडिंग में करने के लिए, कि आप अगर इसको डिसेंडिंग में करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये आ गया। और ऑर्डर बाय दिस वन आई थिंक हम बाद में लगा के देख लेते हैं। DESC डिसेंडिंग का कीवर्ड होता है कि जिसके जरिए आप इसे डिसेंडिंग में कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जी कस्टमर नेम है
अब इसने उल्ट में इसको किया है जी। अल्फाबेटिकली अगर आप करना है तो फिर तो ये A to Z करेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप इसको उल्ट करना चाहते हैं तो फिर DESC फॉर डिसेंडिंग, ठीक है, ये उसके लिए आपके पास कीवर्ड है और आप इसे रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को समझाने के लिए जाहिर है मैंने इसलिए ये W3 स्कूल्स की डेटाबेसेस को यूज किया कि डाटा तो कम से कम इसके अंदर मौजूद है ना, और हम समझ सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा था कि टेबल के कॉलम्स की तरतीब भी जो है ना वो इनसिग्निफिकेंट है। क्यों इनसिग्निफिकेंट है? इसलिए इनसिग्निफिकेंट है कि हम यहाँ पर कस्टमर आईडी को पहले देखना चाहते हैं, आप यहाँ लिख दें कस्टमर आईडी, उसके बाद आप कस्टमर कॉन्टैक्ट नेम को देखना चाहते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर दें कॉन्टैक्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आप सिटी को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें सिटी को, ठीक है। ये आपने इसकी जगह पे सॉरी सिटी जो है ना, आपने यहाँ पे सिटी को जो है ना वो मेंशन कर दिया, ठीक है। और आई थिंक फ्रॉम कस्टमर्स, ये मेरे पास टेबल आ गया जी। मैंने लिख दिया जी कि आप कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट नेम और सिटी, मैंने कॉलम्स को भी जी असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग तो बाय डिफॉल्ट होगा बशीर साहब, असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होगा, डिसेंडिंग में करने के लिए आपने DESC लगाना है, ठीक है। ये भी अच्छा पॉइंट आपने रेज कर लिया। इसका मतलब ये है कि जब आप ऑर्डर बाय क्लास लगाते हैं तो आपका जो ऑर्डर बाय क्लास है ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो तरतीब लगाती है, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट नेम और सिटी जो है लिख सकते हैं आप, ASC भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है। अच्छा जी, ये अपने कस्टमर आईडी और कॉन्टैक्ट नेम और सिटी। अब आप देखें वो वाले कॉलम आपके सामने आ गए। तो यहाँ से एक बात आपकी समझ में आ गई कि डाटा को रखते वक्त उनके कॉलम्स की और उनके रिकॉर्ड्स की और उनके एट्रीब्यूट्स की तरतीब का होना क्यों जरूरी नहीं था, जब हमने RDM के अंदर पढ़ा था कि उनकी तरतीब इनसिग्निफिकेंट है। उसकी वजह यह है कि हमने जब उस रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करना है, जब हमने उस रिकॉर्ड को यूज करना है, उस वक्त हम जैसा चाहें उसकी तरतीब लगा सकते हैं, कॉलम्स की भी और रोज की भी, ठीक है जी। ये पॉइंट समझ में आ गया जी। आगे चलते हैं जी। उसके बाद इसी तरह ऑर्डर बाई के अलावा मैं यहीं से अब आप फायदा उठाते हुए आपको दिखाता हूँ जी। ये सारी क्लासेस जो है ना जी आपको पता होनी चाहिए जी। वेयर क्लास के जरिए हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह इसके अंदर डिस्टिंक्ट की क्लास भी मौजूद है। ये सारी क्लासेस आपने वन बाय वन देखनी है, बिल्कुल सिंपल हैं ये। इनमें मतलब आप यहीं से इसी को ही आपने गो थ्रू कर लेना है। मसलन हम करते हैं जी वेयर की क्लास, डिस्टिंक्ट की क्लास कर लेते हैं। पहले क्या करती है जी, रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट वैल्यूज। अगर वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही होंगी तो वो उसके अंदर नहीं आएंगी। अगर वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही होंगी, मैं आपको यहाँ पे इसको रन करके दिखाता हूँ तो फिर आपको जो है ना ये आ जाएगा जी। अब जरा हम इसके ऊपर लगाते हैं सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर। आप इसको रन करें तो आपको ये कंट्रीज के नाम नजर आ गए और आप देखें यहाँ पर मैक्सिको दोबारा आ रहा है और ये नाम जो है ये जो नाम रिपीट हो रहे हैं वो भी आ रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट की क्लास क्या करेगी, अगर आप इसको डिस्टिंक्ट के साथ यूज करेंगे, सिर्फ इसके साथ आप इसको यूज करेंगे तो अब ये देखें ये बगैर डिस्टिंक्ट के है और हमने जिस कॉलम के लिए यूज किया कि कंट्री है और इसके ऊपर ये सारे कंट्रीज आ गए, लेकिन इसमें डुप्लीकेशन भी आ रही है। डिस्टिंक्ट क्या करती है, डिस्टिंक्ट क्लास का मकसद है कि ये यूनिक वैल्यूज को लेके आती है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज जो है ना वो सारी की सारी आती है। हाँ जी बशीर साहब, ये बात हमने पहले डिस्कस की है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन आपको पता है कोडिंग कन्वेंशंस होती हैं और एक कोडिंग रूल्स होते हैं। कोडिंग कन्वेंशंस का मतलब ये होता है कि कन्वेंशन किसी चीज को यूज करने की क्या है, तो कन्वेंशन और रूल इसका ये है कि आप इसको कैपिटल में लिखें, ठीक है। अदरवाइज ये डिस्टिंक्ट में मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। एक तो डिस्टिंक्ट का मतलब आपकी समझ में आ गया। अब आप देखें जी कोई क्वेरी जो कोई भी नाम जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। जो कंट्रीज के नाम है कोई 4 दफा था, कोई 5 दफा था, लेकिन वो एक ही दफा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब आप इसकी जगह जो है वो डिस्टिंक्ट को आपने स्मॉल में लिख दिया। आप देखें ये येलो हो गया, सॉरी ब्लू हो गया, तो उसका मतलब है इसने इसको पहचान लिया है कि ये हमारे पास रिजर्व वर्ड है। और आप इसको रन करेंगे तो किसी किस्म का कोई रिजल्ट के ऊपर आपके फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है जी। तो ये तो हो गई हमारे पास चंद मशहूर क्लासेस जो हैं जो हम इसके लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद आप देखें जी, बड़ी मशहूर क्लास है हमारे पास वेयर की। अभी तक हमने जो भी किया कॉलम्स के ऊपर किया, रिकॉर्ड्स पे हमने कुछ नहीं किया कि ये रिकॉर्ड हमें चाहिए। वेयर क्लास जो है ये बेसिकली फिल्टर करती है, एक्सट्रैक्ट करती है रिकॉर्ड्स को जो उस कंडीशन को पूरा करते होते हैं। ठीक है, मतलब यानी पहले हमारे पास यहाँ पर आप देखें, आपने लिखा सिलेक्ट कस्टमर, आपने 3 कॉलम तो मेंशन कर दिए, लेकिन आपके टोटल 91 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर, इस टेबल के अंदर, एसक्यूएल के W3 स्कूल के इस सैंपल टेबल के अंदर। ये सारी तफसील बताई है जी आपको कि जो ये सैंपल डाटाबेस है इसके अंदर कस्टमर का टेबल है, कैटेगरी का टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसके ऊपर, लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, सबके साथ मैं इन्हीं लाइब्रेरीज को यूज करता हूँ और यहीं पे उनको करके दिखा रहा होता हूँ जब तक कि हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम ना करें। ठीक है, आपके सिस्टम पे कोई बर्डन नहीं है, ब्राउजर के अंदर सारा कुछ चल रहा होता है और बना बनाया डेटाबेस, टेबल, हर चीज आपके सामने मौजूद होती है। तो ये 91 रिकॉर्ड्स हैं। अब आप देखिएगा कि हम वेयर क्लास में किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, वेयर को जरा आपने ध्यान से समझना है। वेयर क्लास के बाद आप एक लॉजिकल कंडीशन लगाते हैं जिस तरह आप प्रोग्रामिंग में लगाते हैं। ठीक है जी, जो कि आपको एक ट्रू या फॉल्स में आंसर देती है। ठीक है, लॉजिकल कंडीशन बनेगी, आपको ऑपरेटर्स इसमें लगाने पड़ेंगे और एसक्यूएल के कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो भी सारी लिस्ट आपके पास होती है कि आप इसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप सिंपली यहाँ पर लिखें एसक्यूएल ऑपरेटर्स तो आपको इन ऑपरेटर्स की लिस्ट जो है वो मिल जाएगी कि एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी डिफरेंट हो सकते हैं जी। ठीक है, ये एसक्यूएल जनरल एसक्यूएल है, ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल नहीं है। W3 स्कूल के ऊपर जब वो किसी चीज के बारे में बताता है तो ये देखिए, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ये इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला ऑपरेटर है, और कंपाउंड ऑपरेटर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, ऑल, एनी, बिटवीन, एग्जिस्ट, इन,